गाइस यहाँ पर देखिए जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन में। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के जो भी आपके हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कहा था कि आपको एजुकेशन के जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी शिक्षा शास्त्र में आप इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर कैसे ला सकते हो, जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको एक ही वीडियो में बताए जाए। तो गाइस पर्सनली ये वीडियो मैंने रामकांत मिश्रा आपके लिए ही बनाया है। आपने कमेंट किया था कि आपको एजुकेशन के जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताया जाए। तो गाइस इस वीडियो में उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट रहेगी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। और गाइस यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, 100% आप इस बार कर पाओ। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं, कौन कौन से आप तैयार करोगे। इसके बाद जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। क्लियर? तो गाइस अगर आपको एजुकेशन के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, तो पहला आप देख सकते हो दिया गया है कि मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ऑप्शन पढ़ते हैं। का नंबर पर है मदरसा, खा नंबर पर है मकतब, गा नंबर पर है खानगाह एंड घा नंबर पर है दरगाह। ठीक है, तो प्रश्न है कि मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। तो यहाँ पर जो आपका खा नंबर पर ऑप्शन है मकतब, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। अब देखिए जो भी यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको आप साथ ही साथ याद करते चलिए। तो मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे मकतब। इसी तरह से दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं, साथ ही साथ इन प्रश्नों को आप याद करते चलिए। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका इस तरह से दिया गया कि 4 बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र है। देव मंदिर, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या फिर बौद्ध संघाराम। तो यहाँ पर जो आपका खा नंबर पर ऑप्शन है बौद्ध मठ, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? इसी तरह से आपका प्रश्न तीसरा क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपका तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ पर इस तरह से ये दिया गया है कि वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? ऑप्शन है बिहार। इसके बाद खा नंबर पर ऑप्शन है गुरुकुल, यहाँ पर आप सही ढंग से लिख लेंगे गुरुकुल। ठीक है, इसके बाद गा नंबर पर ऑप्शन दिया गया है कि मदरसा एंड घा नंबर पर है स्कूल। तो वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे हम सबको पता है, जो खा नंबर पर ऑप्शन है राइट हो जाएगा गुरुकुल में। क्लियर? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है उसको देखते हैं। तो 4 नंबर पर आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भूख और प्यास कैसे प्रेरक हैं। ठीक है, भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, जन्मजात है या फिर अर्जित? तो हमें पता है कि भूख और प्यास कैसे प्रेरक है? जन्मजात है। ठीक है, यानी जो गा नंबर पर आपका ऑप्शन है यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया है उसको भी देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर 5वां प्रश्न है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, आप देख सकते हो कि वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? छात्र।
अंतर्वासी, भिक्षु या फिर छमर। तो वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जो आपका ख नंबर पर ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है आपका दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए कि अधोलिखित में पवच्चा संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? वैदिक शिक्षा, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा या फिर आधुनिक शिक्षा। तो अधोलिखित में पवज्य संस्कार किस काल की शिक्षा से संबंधित है? तो जो ख नंबर पर ऑप्शन है बौद्ध शिक्षा, यही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर? अब एक बार इसको आप देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। जो आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वही यहाँ पर रखे गए हैं। क्लियर? अब इसी तरह से नीचे भी आप देख लीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को यहाँ पर रखा गया है। तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। क्लियर? अब गाइस इसी तरह से देखिए जो आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर तैयार करने हैं। गाइस यहाँ पर देखिए जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखते हैं कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन में। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। तो गाइस ये वीडियो आपको पूरा देखना है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है दिया गया है कि वैदिक शिक्षा आहार ग्रंथों अर्थात वेदों के नाम बताइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो वैदिक शिक्षा आहार ग्रंथों अर्थात वेदों के नाम बताइए। तो आप इस तरह से लिखोगे, वेद 4 हैं, कौन कौन सी? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद। ठीक है, वैदिक शिक्षा आहार ग्रंथों अर्थात वेदों के नाम बताइए। वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा हो जाएगा यजुर्वेद एंड तीसरा यहाँ पर है सामवेद, चौथा हो जाएगा अर्थवेद। ठीक है, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है कि मुस्लिम काल में मक्तबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि मुस्लिम काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मुस्लिम काल में मक्तबों में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? तो आप इस तरह से लिखोगे कि मुस्लिम काल में प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे। अब इसी तरह से आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बौद्ध काल में किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। ठीक है, बौद्ध काल में किन्हीं 2 विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। यहीं पर याद कर लीजिए, पहला हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, इसके बाद दूसरा हो जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था। क्वेश्चन क्या है? छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? आप इस तरह से लिखोगे, देखिए पहले आपको लिखना है सुझाव, फिर इसमें आप लिखोगे लॉर्ड मैकाले ने दिया था। यानी जो भी आपके यहाँ पर निःशुल्क प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सही ढंग से इन सारे प्रश्नों के आंसर यहीं पर आप याद कर लीजिए। तो छनाई के सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? हमें पता है लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय है, या फिर आप इसी प्रश्न को इस तरह से भी, इसके आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहनलाल मालवीय है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी? तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी? यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे बेसिक शिक्षा पद्धति बनाई थी। ठीक है, या फिर इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पद्धति बनाई थी। यानी यहाँ पर आपके जो आंसर है शॉर्ट में लिख दिए गए हैं। जो आपका प्रश्न है इसको भी मिलाकर सही ढंग से आप वहाँ पर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करके आओगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कौन सी शिक्षा पद्धति बनाई थी? आप लिखोगे महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा पद्धति बनाई थी। याद हो गया। इसी तरह से 7वां प्रश्न क्या है उसको भी देख लीजिए। दिया गया है
कि वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आप लिखोगे कि पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। ठीक है, वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इसी तरह से 8वां प्रश्न भी देख लीजिए, दिया गया है कि ध्वनि मापन की इकाई क्या है। तो क्या है, डेसिबल। ठीक है, यानी डीबी। ध्वनि मापन की जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल है। इसी तरह से 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई। ठीक है, क्यों की गई थी, यहाँ पर आप थी लिख लीजिए। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई थी। आप इस तरह से लिखोगे कि तो देखिए आप इस तरह से लिख कर आओगे। क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई थी। आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना विभिन्न आपदाओं को नियंत्रित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए की गई थी। याद हो गया, किस तरह से लिखोगे आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखकर आओगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना विभिन्न यानी अलग अलग आपदाओं को नियंत्रित करने तथा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने के उपाय खोजने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो आपके 9 क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख चुके हो। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया गया इसको समझ लीजिए। तो प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरीक्षकों के लिए चलाया गया। ठीक है, क्वेश्चन आपका यह है। 9वां क्वेश्चन आपका क्या था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की गई थी। 10वां प्रश्न देख लीजिए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरीक्षकों के लिए चलाया गया। तो आप किस तरह से लिखोगे कि 15 से 35 वर्ष के निरीक्षकों के लिए, या फिर इसी प्रश्न के आंसर को आप इस तरह से लिख सकते हो कि राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 15 से 35 वर्ष के निरीक्षकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया गया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरीक्षकों के लिए चलाया गया। ठीक है, तो आप इस तरह से आंसर भी लिखोगे कि 15 से 35 वर्ष के निरीक्षकों के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया गया इसको भी देख लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए। आप इस तरह से लिखोगे कि राष्ट्र की प्रगति शिक्षा का सामान्य स्तर ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है कि RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। तो आप इस तरह से लिखोगे कि राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। ठीक है, RMSA को विस्तारित रूप में लिखिए। किस तरह से लिखोगे, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण अभियान। अब यहाँ पर आपने देख ली जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न थे वो आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप कौन कौन से तैयार करोगे, यानी अतलग उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उनको देख लीजिए। तो जो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। ठीक है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए, इस तरह से यहाँ पर आप लिख लीजिए। ठीक है, बताइए। तो आप इस तरह से इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष इस प्रकार हैं। फिर आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पर लिख देना है। पहला यहाँ पर आपको लिखना है कि धार्मिक कट्टरता। इसके बाद यहाँ पर सेकंड आप लिखोगे कि मनोवैज्ञानिकता। इसके बाद तीसरा लिखना है कि जनसाधारण की शिक्षा का अभाव। 4 नंबर पर यहाँ पर आप लिखोगे पाठ्यक्रम का दोषपूर्ण होना। 5 नंबर पर लिखना है कि सांस्कारिकता की प्रधान। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखोगे कि शिक्षा केंद्रों का स्थायित्व। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पर आप लिखोगे कि शारीरिक दंड की प्रधानता। तो क्वेश्चन क्या था कि मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य दोष बताइए। इस तरह से आप इन प्रश्नों के आंसर लिख कर आओगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख चुके हैं जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे, और अतलग उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला प्रश्न यहाँ पर आपने देख लिया।
अब इसका जो आपका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम देखेंगे जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं, उन सारे प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। आपकी गाइस अलग प्लेलिस्ट बना दी है, एजुकेशन के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने बाकी के जो वीडियोस हैं आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कर लें, ओके।